हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस पीवाईक्यू 360 डिग्री सीरीज़ में। आज हमारा डे 1 है और आज से हम एक बहुत ही शानदार सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम यूपी पीसीएस के कंप्लीट पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जैसे आज हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। आज हम हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ देखने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच, आप सभी एस्पायरेंट्स ने हमारे हिस्ट्री के जो घटनाचक्र मास्टर नोट्स है उनको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है कि वो वाकई कमाल का है। इस भारी डिमांड को देखते हुए आज शाम को हमारे जो ज्योग्राफी घटनाचक्र मास्टर नोट्स है वो भी लॉन्च हो जाएंगे। इस पे आपको एक डिटेल वीडियो शाम को मिल जाएगा। कुछ एस्पायरेंट्स ने जो है ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एक्सेस है वो पहले ही ले लिया है। उनका कुछ फीडबैक और रिव्यूज़ है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कैसे घटनाचक्र जो 800 से 900 पेजेस की बुक आती है, जिसे एक बार भी पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसे कितने कम पेजेस में और कितने बेहतरीन तरीके से समेट दिया गया है। आपकी सब प्रॉब्लम्स दूर कर दी गई है। अब इससे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो 10 से 12 पेजेस में एक चैप्टर दिया हुआ है घटनाचक्र में, उसको हमने एक ही पेज में कंपाइल कर दिया है। और एक कोई पॉइंट, कोई चीज़, कोई एमसीक्यू, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई टॉपिक कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। आप डेमो देख सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके। व्हाट्सएप नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप डेमो चेक कर सकते हैं। आप सेटिस्फाई हैं तो आपको डेमो मिल जाएगा। और इतने खूबसूरत फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। तो और जो भी नए एस्पायरेंट्स आज पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये आखिर मास्टर नोट्स क्या है। एस्पायरेंट्स मार्केट में जो घटनाचक्र की मोटी मोटी बुक्स आती है, जो लगभग 800, 900 और 1000 पेजेस की होती है, हमारी यूपी एस्पायरेंट सबकी टीम ने उन्हें बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पूरी बुक जो है वो बहुत ही क्रिस्प और कम पेजेस में समराइज़ की है। आप ना खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, कोई सिंगल पॉइंट, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इंडियन ज्योग्राफी जो है आप घटनाचक्र की बुक में देखेंगे वो लगभग 400 से 450 पेजेस में है। उसको हमने सिर्फ 22 पेज में कवर किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगभग 450 पेज की है घटनाचक्र में, आप उसको हमने 17 पेज में कंप्लीट समेट दिया है बिल्कुल। मॉडर्न हिस्ट्री जो लगभग 450 पेज की है, उसे सिर्फ 37 पेज में हमने कवर कर दिया है। जैसे 1857 का जो रिवोल्ट है, जो 1857 की क्रांति है, उसको घटनाचक्र में 15 से 16 पेजेस में दिया गया है। उसको पूरे 1857 की जो क्रांति है वो हमने पूरे एक पेज पे कवर कर दी, अलग अलग हेडिंग्स डाल के। कौन सी बुक रिलीज हुई थी, किसने कहाँ से लड़ाई की थी, क्या रिजल्ट हुए थे, क्या हुआ था, सब कुछ डिटेल के साथ। ओवरऑल बुक की बात करें तो हिस्ट्री की जो पूरी घटनाचक्र लगभग 600 पेजेस की है, और जो ज्योग्राफी की जो है लगभग 550 से 600 पेजेस की है। इन भारी भरकम किताबों को हमने बहुत ही शॉर्ट और इफेक्टिव मास्टर नोट्स में कन्वर्ट किया है। और ये हिंदी मीडियम वाले नोट्स बिल्कुल रेडी है। इन्हें लेने के बाद आपको जो घटनाचक्र की मोटी बुक है उसको छूने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने सारे एमसीक्यूज़, सारी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इसमें डाल दिया है। ये हिस्ट्री नोट्स आपको सिर्फ जो 199 में, जो हिस्ट्री नोट्स है वो सिर्फ 199 में, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की गई है। और जो ज्योग्राफी नोट्स है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो सिर्फ 299 में मिल जाएगी। इसको लेने के बाद आपको 500 से 600 रुपये की जो घटनाचक्र की बुक आती है वो लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये 299 में आपको कंप्लीट ज्योग्राफी घटनाचक्र मिलेगी, बिल्कुल डिटेल के साथ। अगर आप इसका डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहा नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9457232431। व्हाट्सअप टीम आपको डेमो दे देगी। आप देख सकते हैं, आप सेटिस्फाई हैं तो आप ले सकते हैं। साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। आपकी तरफ से इंग्लिश मीडियम की जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इंग्लिश मीडियम के नोट्स बहुत जल्द आ जाएंगे। इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं हमारी टीम को, बहुत ही जल्द इंग्लिश मीडियम नोट्स आने वाले हैं, उस पर वर्क चल रहा है। अब आज बात करते हैं आज के टारगेट की, जो कि आज से शुरू होने वाला है, यानी कि 6 जुलाई 2026 से। जो हमारा यूपी पीसीएस 2026 के डेली टारगेट्स है वो शुरू हो चुके हैं, और आज हमारा डे 1 है। जो नए एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें वीडियो के पिन कमेंट में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जहां जाके आप डेली के फ्री टारगेट ले सकते हैं। और नोट्स के लिए भी पिन कमेंट में डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जहां से आप बहुत ही कम और मिनिमम प्राइस में बेहतरीन नोट ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो आज का टारगेट हमारा चल रहा है। जो घटनाचक्र बुक से पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको आज हिस्ट्री के जो है मॉडर्न हिस्ट्री के 16 पेजेस से कवर करना है, और जो मास्टर नोट से पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ 2 पेजेस से कवर करना है, क्योंकि उसमें सब कुछ जो 360 डिग्री फॉर्मेट में होता है ना, वो सब कुछ कवर किया गया है। जो 16 पेजेस घटनाचक्र में है वो हमने कंपाइल किए हैं 2 पेजेस में। सब कुछ 360 डिग्री एंगल से सब कुछ कवर है उसमें। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेंस नोट्स के लिए, GS5, स्पेशली GS5 GS6 के लिए। तो उसके लिए भी मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत ही शानदार नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ GS5 और GS6 के, जिससे आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सिर्फ उनको पढ़ना है और आंसर राइटिंग करनी है। बस 1 से 2 दिन का टाइम है, मुझे दीजिए आप 1 से 2 दिन का टाइम, और मेंस नोट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो आज का जो प्लान है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। अभी हम यूपी पीसीएस पीवाईक्यू 360 डिग्री सीरीज करेंगे। शाम को आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है, और जो घटनाचक्र के हमने 2 चैप्टर्स दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं।
आज आपको टारगेट में यही करना है, कल डे 2 के PYQ आपको मिल जाएंगे, रात को आपको डे 2 का टारगेट भी मिल जाएगा और कल से या परसों से हमारे में जो मेंस के नोट्स है वो भी शुरू हो जाएंगे हमारे टारगेट में। तो बस बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एक ही वीडियो में। अब क्लास भी शुरू करनी है MCQs की, जितने भी UPPCS की PYQs है ये शुरू करते हैं। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर कर दिया जाए। अब पूरे फोकस के साथ बैठिएगा एक एक। तो UPPCS PYQ 360 डिग्री सीरीज़ का जो डे 1 का पहला क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वह एक थे। देखिए एस्पायरेंट्स, बात है जब 1863 ईस्वी की, जब मद्रास के पलवरम नाम की एक जगह है भारत में, वहाँ पे पहली बार पत्थरों के औजार यानी कि हैंड एक्स जैसे कुल्हाड़ी, इसकी खोज की गई थी। इसे खोजने वाले थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब ये पेशे से ब्रिटिश सरकार के लिए पत्थर और मिट्टी की परतों की जांच करने वाले भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरानी चीज़ों की स्टडी करने वाले पुरातत्व भी थे, यानी ये दोनों ही थे। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि A और B दोनों। क्लियर है सभी को? वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी रेयरली पूछे जाते हैं, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन PYQ है तो हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। इसमें ना डेनमार्क में एक म्यूजियम है कोपेनहेगन संग्रहालय, वहाँ इतिहास की बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी रहती है। तो साल 1820 में एक विद्वान आए जिनका नाम था जर्गेनसन थॉमसन। उन्होंने वो सभी सामानों को देखा और पूरे इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया। मतलब उन्होंने पहले पूरा सामान देखा और उस बेस पे उन्होंने पूरा जो इतिहास है, पूरी जो हिस्ट्री है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पत्थरों का काल यानी कि पाषाण, दूसरा कांस्य का यानी कि कांस्य और तीसरा लोहे का यानी कि लौह युग। तो ये कमाल किया किसने कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? थॉमसन ने। यानी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन A। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। देखिए, जब शुरुआत में इंसान सिर्फ शिकार करता था और जंगलों से खाना इकट्ठा करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल आया, तो उसके आखिरी दौर में इंसान ने जो है जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इससे पहले के जितनी भी पुरापाषाण काल थे वहाँ इंसान को जो है पशुपालन नहीं आता था। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है इससे निकल के? इससे ये पता चल रहा है कि जो पशुपालन की शुरुआत हुई वो ऑप्शन डी यानी कि मध्य पाषाण काल में हुई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था। अब सवाल है कि इसके सबूत भारत में कहाँ से मिले? तो याद रखिए 2 मुख्य जगह है, एक है बागौर जो कि राजस्थान में है और दूसरा है आजमगढ़ जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। अब अपने ऑप्शंस को देखिए, यहाँ बागौर तो नहीं है पर आजमगढ़ जो है वो दिया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? एस्पायरेंट्स, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ पे एक बहुत ही फेमस मध्य पाषाणिक साइट है जिसका नाम है महदा। ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा। तो यहाँ पे जब खुदाई की गई तो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है हिरन के जो सींगों की हड्डियों से बने हुए तरह तरह के औजार और गहने मतलब आभूषण मिले। हालांकि थोड़े बहुत सराय नहर भी मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बड़ी मात्रा है वो महदा की है। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम बिल्कुल जहाँ से ज़्यादा मात्रा में मिले हैं हम जाएंगे ऑप्शन C के साथ, यानी कि महदा से। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वहीं से है। ये प्रतापगढ़ में एक जगह है दमदमा। यहाँ जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें कुल 41 कब्रें मिली और उन कब्रों में एक बहुत ही अनोखी कब्र मिली थी जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 इंसान की जो कंकाल है वो एक साथ दफनाए गए थे। मतलब 3 इंसानों को एक साथ दफन किया गया था। तो ये 3 कंकाल वाली जगह कौन सी है? याद रखिए ऑप्शन B है, यानी कि दमदमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। खाद्यान्न का उत्पादन यानी सीधे शब्दों में कहे तो खेती या एग्रीकल्चर। इंसान ने सबसे पहले अनाज उगाना और खेती करना नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल में सीखा था। ठीक है, इसी समय इंसान जो है वो खाना बदोश जिंदगी छोड़ के ना एक जगह घर बनाकर रहने लगा। मतलब उसने थोड़ा सा चेंजेस आने लगे, क्योंकि जब एक जगह रहने क्यों लगा? क्योंकि जब फसल उगाई जा रही है तो उसकी देखरेख भी करनी होती है। तो खेती या खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो कब शुरू हुआ? वो ऑप्शन है यानी कि नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यानी कि जीवाश्म कहाँ मिलता है? अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे पहली बार इंसान होने का सबूत या उसकी खोपड़ी का जीवाश्म कहाँ मिला था, तो सीधे आपको पहुँच जाना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी की जो घाटी है वहाँ हथनोरा नाम की एक जगह है।
साल 1982 में इस हथनोरा में भारत का पहला जीवाश्म खोजा गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी पे मिले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये न जब साल 1921-22 में अवध के इलाके जैसे हरदोई, बहराइच में जो है किसानों का एक आंदोलन हुआ था, तो दिक्कत ये थी कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे और वो भी अनाज के रूप में ले रहे थे। किसानों का कहना था कि भाई एक तो टैक्स की दरें कम करो और दूसरा जो है इस अनाज वाले लगान को जो है बंद करके हमसे नकद यानी कि कैश में लगान लो। किसान लगान देने से मना नहीं कर रहे थे, बस वो उसे ना कैश में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, लगान का नकद में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है ना, वो असल में एक मतलब संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी, जिसे चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। विग्रहराज ने खुद एक बहुत ही सुंदर संस्कृत नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इमारत को मस्जिद में बदला, तब भी उस नाटक की कुछ लाइनें इसकी दीवारों पर वैसी की वैसी खुद ही रह गई। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरिकेली नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 है, गेरिक मृतबांड पात्र का नामकरण हुआ था। गेरिक मृतबांड का मतलब होता है गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तन, मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे गेरुआ रंग किया जाता है। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की शुरुआत की तो सबसे पहले इन अनोखे बर्तनों के साक्ष्य और इसकी पहचान 1951 में हस्तिनापुर में की गई थी, क्योंकि ये सबसे पहले हस्तिनापुर में पहचान में आए थे, इसलिए हिस्ट्री में इसका नामकरण जो है वो हस्तिनापुर के नाम पे ही किया गया था। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हस्तिनापुर। क्लियर है, फोकस बना के रखना है और सिर्फ ऑप्शन को टिक करते नहीं जा रही हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से बता रही हूँ कि क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे, मतलब किस तरह रख के दफनाते थे। तो ताम्रपाषाण काल जो था, चालकोलिथिक एज, उसमें जो महाराष्ट्र के लोग थे, उसमें महाराष्ट्र में मेनली कौन से थे, जोरवे संस्कृति के लोग रहते थे। तो जो महाराष्ट्र के लोग थे वो अपने परिवार के जितने भी मृत सदस्य होते थे उनको बाहर शमशान में नहीं दफनाते थे, बल्कि वो अपने ही घर के अंदर जो है फर्श को खोद के दफना देते थे। और दफनाने की एक दिशा जो है उन्होंने फिक्स की हुई थी, मतलब जो मुर्दे का सिर है वो हमेशा उत्तर दिशा में और पैर जो है वो दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। और मज़े की बात देखिए कि आज भी हमारे समाज में शव को ना इसी दिशा में रखा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब मैं आपको बताऊं तो कश्मीर में एक बहुत ही प्रसिद्ध नवपाषाण काल की साइट है बुर्ज होम, आपने सुना भी होगा। यहाँ की सबसे अजीब और अनोखी बात जो वो ये थी कि यहाँ कोई इंसान या मालिक मर जाता था तो कब्र में उसके साथ जो उसका पालतू कुत्ता होता था उसको भी दफना दिया जाता था। ऐसा शायद उनकी मान्यताओं वगैरह के कारण वो लोग क्या करते थे। तो इंसान के साथ कुत्ते को जो दफनाए जाने के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं ऑप्शन ए, यानी कि बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। गर्त आवास का मतलब समझिए पहले। गर्त आवास का जो सीधा सा मतलब होता है वो होता है ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के बनाए गए घर, मतलब ज़मीन है उसमें गड्ढा खोद के उसके अंदर बनाए गए जो घर है उन्हीं को गर्त आवास बोलते हैं। अब सोचिए ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रहने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ बहुत तेज़ बर्फीली हवाएं चलती होगी, यानी कि कश्मीर में। तो कश्मीर के बुर्ज होम के लोग ठंड से बचने के लिए ज़मीन के नीचे सीढ़ियाँ बनाकर गड्ढों में रहते थे। तो गर्त आवास कहाँ मिलेंगे, ऑप्शन ए, यानी कि बुर्ज होम से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र यानी कि हमारा मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के आसपास का पहाड़ी इलाका, समझ आ रहा है ना विंध्य क्षेत्र। तो यहाँ पर पत्थरों की कई गुफाएं और रॉक शेल्टर्स यानी कि शिलाश्रय हैं। इसमें से एक जगह है लेखिया, आपने सुना भी हो तो जब यहाँ पे लेखिया में खुदाई की गई तो वहाँ से एक साथ लेखिया में खुदाई करने पे एक साथ कुल जो है 17 मानव कंकाल मिले, मतलब इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो इस हिसाब से जब सबसे ज़्यादा मानव कंकाल यहाँ मिले हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेखिया में। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 16,
मानक समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। देखिए बात समझिए, इंसान का समाज बाकी जानवरों के समाज से अलग और विलक्षण क्यों होता है? क्योंकि इंसान का जो पूरा जीवन है और उसका जो सामाजिक ढांचा, उसकी अर्थव्यवस्था यानी कमाई और जीवन जीने के साधनों पर टिका रहता है। जबकि इंसान शिकारी था लेकिन समाज अलग था। जब खेती करने लगा तो समाज बदल गया, जब शिकार करता तो समाज कुछ और था, फिर खेती करनी शुरू की तो समाज बदल गया। और आज सब डिजिटल दौर में है, आज हर कोई डिजिटल दौर में है, तो समाज तो बदल गया ना। यानी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है मानव का समाज बदल जाता है। इसलिए ऑप्शन बी यानी अर्थव्यवस्था हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है इतिहास के किस हिस्से में रखा गया है? देखिए इतिहास का वो काल जिसकी लिपि यानी कि राइटिंग तो हमारे पास है, मतलब उसका लिखावट तो हमारे पास है, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, उसे आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रो हिस्टोरिक एज कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग लिखना तो जानते थे, पर उनकी जो स्क्रिप्ट है लिखने की यानी कि उनकी जो लिखावट है उसको कोई भी नहीं पढ़ सका है। इसलिए याद रखेंगे कि ऑप्शन बी यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। क्वेश्चन बोलता है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। अब मेरी बात सुनिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हम गैर आर्य क्यों कहते हैं, यानी कि वो आर्यों से क्यों नहीं थी? इसका सबसे बड़ा और बोलूँ तो मतलब सबसे बड़ा कारण अगर मैं दूँ तो जो बुक के अकॉर्डिंग है वो ये है कि सिंधु सभ्यता एक पूरी तरीके से जो है नगरीय यानी कि एडवांस शहरी सभ्यता थी, मतलब वो नगरीकरण की ओर थी। जबकि इसके उलट जो आर्य थे यानी कि जो वैदिक काल वाले थे उनकी सभ्यता जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण यानी कि गाँव पर आधारित थी। तो ये जो शहरी होना है इसे गैर आर्य बनाता है, मतलब शहरीकरण की वजह से उन्हें गैर आर्य बनाता है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता अगेन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। देखिए इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आने से पहले की है, बाद की नहीं है। समझ आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आर्यों से पहले की है, बाद की नहीं है। तो जब जमीनों की परतों की खुदाई हुई तो वहाँ से जो मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले, उनकी बनावट और कला से ये बिल्कुल साफ हो गया सिंधु काल के लाल और काले बर्तन आर्यों के दूसरे बर्तनों से पुराने थे। समझ आ रही है? मतलब जो सिंधु काल के लाल और काले बर्तन थे वो आर्यों के दूसरे बर्तनों से बहुत पुराने थे। तो काल का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या निकला? ऑप्शन डी यानी कि मृत भांड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। अब देखिए सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से अलग क्यों थी? ऑप्शंस देखते हैं। सिंधु सभ्यता में विकसित शहरी जीवन था, ये बिल्कुल सही बात है, अभी ऊपर तो पढ़ा है मैंने आपको, इससे ऊपर क्वेश्चन यही तो था। और उनकी जो है लिपि जो है चित्रलेखी यानी कि पिक्टोग्राफिक थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये सबसे बड़ी बात, सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे, वे लोहे से बिल्कुल अनजान थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से बिल्कुल अनजान थे, वो जानते नहीं थे। और उनके पास जो है भाई जिस तरह बोलते ना शस्त्र भी नहीं थे। यानी ये तीनों बात बिल्कुल सच है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं ना उसका मेन सोर्स क्या है? अब कई एस्पायरेंट सोचेंगे कि मोहरों पर लिखे लेख या शिलालेख हो सकते हैं, लेकिन ये आपको क्या याद रखना है, हड़प्पा की लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। आज तक देखिए कहाँ से कहाँ तक दौर चेंज हो गया है, लेकिन जो हड़प्पा की लिपि है उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो जब हम लिखा हुआ पढ़ ही नहीं सकते तो जानकारी का एकमात्र और सबसे जो प्रमुख जरिया बचता है वो बचता है जमीन से खोद कर निकाली गई चीज़ है, यानी कि ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ये क्वेश्चन भी पिछले वाले लॉजिक पर ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पूरी तरह बंद पड़ा था जब तक कि दयाराम साहनी और बाकी लोगों ने जमीन को खोदना शुरू नहीं किया था, क्योंकि वहाँ कोई भी पढ़ी जाने वाली ना किताब या धार्मिक ग्रंथ तो मिले नहीं। तो इस पर पूरी सभ्यता के रहस्यों का जो प्रकाश डालने वाली एकमात्र चीज़ थी वो थी ऑप्शन बी, यानी कि पुरातात्विक संबंधी खुदाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? देखिए भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई थी? क्या ये आर्यों ने शुरू की थी? नहीं, ये आर्यों ने नहीं शुरू की। जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं जो कि आर्यों से पहले की है यानी कि पूर्व आर्य काल की है, तो वहाँ हमें जो है मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति और पशुपति नाथ की जो है मोहरें मिलती है, जिससे ये साफ होता है कि मूर्तियों की पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है, यानी कि पूर्व आर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही से उत्तर चुनिए। कर देंगे जी।
तो चलिए इस मैचिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से सेट करके देखते हैं। हड़प्पा से हमें R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है, यानी ए का हो गया 1। ठीक है, अब देखते हैं लोथल जो है एक बहुत फेमस बंदरगाह था जिसे डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा कहते थे, तो बी का हो गया 2। ठीक है, अब कालीबंगा से दुनिया के पहले जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, सी, तो इसका हो गया सी का हो गया 4। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से कांसे की वो मशहूर डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी डी का हो गया 3। तो हमारा मैचिंग क्या हो गया 1 2 4 3, यानी हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी बिल्कुल ऊपर वाली मैचिंग में क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार जो लकड़ी के हल से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो राजस्थान में जो घग्गर नदी है उसके किनारे स्थित जगह से मिले हैं, और उस जगह का नाम क्या है, कालीबंगा, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। समझ आई बात? तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी, ऑप्शन बी, यानी कि कालीबंगा में बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फिर से मैचिंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और ये ठीक है वो कर देंगे, क्या आगे पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लिस्ट को मिलाना तो बहुत ही आसान है। मांडा जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, यानी ए का 3। दायामाद जो कि हमारा सबसे दक्षिणी छोर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी बी का 4। कालीबंगा अभी हमने देखा कि राजस्थान में है, यानी सी का 1। और राखीगढ़ी जो भारत में सबसे बड़ी साइट जो ये हरियाणा में है, यानी डी का 2। तो हमारा कॉम्बिनेशन बना 3 4 1 2। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो भव्य और विशाल इमारत में से ना एक है द ग्रेट बाथ, यानी कि महान स्नानागार। ये ना चारों तरफ से कमरों से सीढ़ियों से घिरा हुआ ना एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा था, जिसका इस्तेमाल शायद किसी खास त्यौहार या पूजा पाठ के समय या सामूहिक स्नान जैसे होता है ना, उसमें किया जाता था। ये अनोखी जगह मिली है, और मृतकों के टीले यानी मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो से। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी बात गलत असत्य है। तो असत्य, आपको ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है ना, इसी में बच्चे घूम जाते हैं। पहले ये इसको ना आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो इसमें सीधा ऑप्शन डी को देखते हैं, लोग लोहे से परिचित थे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको चीख कर बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग सिर्फ तांबा और कांसा जानते थे, वो लोग लोहे से अनजान थे, बताया था ना अभी ऊपर क्वेश्चन में। तो भारत में लोहा बहुत बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में आया था। तो इसका मतलब है कि यही कथन गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ हमें देखना है कि कौन सा जोड़ा गलत मिलाया हुआ है। आलमगीरपुर मेरठ यानी यूपी में है, ये सही है। लोथल बंदरगाह गुजरात में है, ये भी सही है। रोपड़ जो है पंजाब में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि कालीबंगा हरियाणा में है, जबकि हम जानते हैं कि कालीबंगा राजस्थान में है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अभी ऊपर भी मैंने पढ़ाया था यही क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, फिर से सूची मैचिंग करनी है, कर देंगे जी। चलो शुरू करते हैं मैचिंग, देखते हैं। सबसे पहले आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि नदियों से है। फटाफट मैच कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो मेन शहर हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा था, तो ए का 3 हो गया। क्लियर है, ये मैंने बताया भी था। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मेन शहर है हड़प्पा वो रावी नदी के किनारे, तो ए का 3 हो गया। कालीबंगा शहर घग्गर नदी के किनारे था, बी का 2 हो गया। लोथल जो बंदरगाह था वो गुजरात की भोगवा नदी के तट पर था, यानी कि सी का 1 हो गया। और रोपड़ जो पंजाब में है वे सतलज नदी के किनारे बसा था, यानी डी का 4 हो गया। तो हमारा सही कोड क्या निकल के आया, 3 2 1 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एस्पिरेंट्स, ये थे आज के हमारे पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया, पूरे लॉजिक के साथ समझाया है। अब आपका क्या काम है, आपको जानना है आज के टारगेट जो मैंने शुरू किया हुआ है। आज का जो हमारा टारगेट है, जो बुक से कर रहे हैं उनको घटना चक्र के 16 पेजेस करने हैं, और जो नोट से कर रहे हैं उन्हें सिर्फ 2 पेजेस करने हैं। तो उसे भी खत्म करना है, और इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूँगी, उससे रिवाइज करना है। पहले कंप्लीट वीडियो देखनी है, फिर पीडीएफ से आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। कल डे टू की जो हमारी PYQ सीरीज़ है उसकी क्लास 2 आ जाएगी, और आज डे 2 का जो टारगेट है वो रात को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ टारगेट में जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम लिंक दिया गया है पिन कमेंट में, वहाँ से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। और अगर आपको हमारे मास्टर नोट्स, घटना चक्र के मास्टर नोट्स चाहिए, तो आप नीचे पिन कमेंट में नंबर है, आप उस पर जाके व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं, जिसका बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। मतलब आप ये देखिए, आपको 299 रुपये में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगी।
और जो कि घटना चक्र बुक ही 600 के लगभग की आती है, 500 से 600 के लगभग की आती है, आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और 1000-1500 पेजेस किससे रिवाइज़ हो रहे हैं, एक बार पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात है। और इसमें ये जो नोट्स है टू द पॉइंट बिल्कुल एक एक चीज़ घटना चक्र की ऐड की गई है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब और ये पीवाई देख मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ घटना चक्र के जो मास्टर नोट्स है वो कर लीजिए, ये पीवाई की वो सीरीज़ चल रही है, लेक्चर देखिए, पीडीएफ से रिवाइज़ कर लीजिए, बस इतना ही करना है आपको, इससे अलग कुछ और नहीं करना है। रही करंट अफेयर की बात,